जीरो आवर में सबसे पहले आज आपको हम दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी शायद अपने आप को वहां महसूस कर सकेगा। हमारी सभ्यता ये कहती है कि जब हम किसी मुकाम तक पहुंचते हैं तो अपने पास जो भी बड़ा मिलता है उसके पैर जरूर छूते हैं। ये हमारी संस्कृति है। इलिनॉय में, जो कि शिकागो के इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जब एक भारतीय छात्र गौरव जौहरी को उसका खुद का सर्टिफिकेट मिल रहा था तो बस जौहरी ने अपने डीन के पैर छुए। जाहिर सी बात है, डीन को इस बात की जानकारी और इल्म नहीं थी कि भारतीय संस्कृति दरअसल क्या कहती है, लेकिन शायद तरक्की और उसके साथ साथ अपने मुकाम तक पहुंच पाना किसी भी भारतीय के लिए एक अलग ही गौरव की बात होती है। और ऐसे में एक गुरु और शिष्य की परंपरा को निभाते हुए गौरव ने यही किया, अपने डीन के पांव छुए। जाहिर सी बात है, 7 समुंदर पार भी अपनी संस्कृति को अपने साथ रखना शायद हर हिंदुस्तानी का यही एक सपना होता है। और आइए आज की बड़ी खबरें आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बॉलीवुड के गायक अभिजीत को ट्विटर पर आपत्तिजनक ट्वीट करने की वजह से कीमत चुकानी पड़ रही है। उनके ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब वो ट्वीट नहीं कर पाएंगे। अभिजीत की कड़ी आलोचना भी हो रही है। आखिरकार एक नया ट्वीट भी सामने आया है। अभिजीत के समर्थन में सोनू निगम उतर पड़े हैं, जिन्होंने ट्वीट के जरिए एक नया बवाल शुरू किया था। इसमें कोई शक नहीं है कि सोनू निगम और अभिजीत कई मामलों में ऐसी बातें सामने रखते हैं जो पाकिस्तान के कई गायक और कलाकार के खिलाफ जाता है। और शायद यही वजह है कि आज अभिजीत को अपने ट्विटर अकाउंट के सस्पेंड होने का दुख भी है। ट्विटर पर ऐसा ट्विस्ट आ जाएगा, ये शायद किसी ट्विटर यूजर ने सोचा भी नहीं था। पहले शिकायत पर ट्विटर ने अभिजीत का सोशल अकाउंट बंद कर दिया, तो ट्विटर की कार्रवाई के विरोध में सोनू ने अपना ट्विटर अकाउंट खुद ही बंद कर दिया। आखिर क्यों बार बार ट्विटर पर आए ये ट्विस्ट, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। ये कहानी शुरू हुई थी जेएनयू की छात्र नेता शहला रशीद के कुछ बयानों से। कहा गया था कि सोशल मीडिया पर शहला ने बीजेपी नेताओं पर इल्जामों की झड़ी लगा दी। शहला के इन कथित ट्वीट्स पर अभिजीत ने भी पलटवार किया और उन्होंने शहला को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दी। शहला पर अभिजीत के इन कमेंट्स को लेकर कई यूजर्स ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई और आखिरकार ट्विटर ने अभिजीत का अकाउंट बंद कर दिया। शहला के समर्थकों ने ट्विटर को शुक्रिया अदा किया तो अभिजीत के समर्थन में सोनू निगम उतरे और सोनू निगम ने अपना ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया। सोनू ने अकाउंट बंद करने से पहले लिखा, ट्विटर और मेरे 7 लाख फॉलोअर्स को मेरा अलविदा। मेरे चाहने वाले मुझसे नाराज होंगे, लेकिन इस कदम से कुछ निराशावादी जरूर खुश होंगे। सोनू निगम ने इशारों इशारों में अपना मत जाहिर कर दिया, लेकिन फिल्म जगत में ये घटनाएं चर्चा का सबब बन गईं। कुछ लोगों ने तो सेलिब्रिटीज को विवादों से दूर रहने की नसीहत भी दी। भाई, आप कलाकार हैं, महिलाएं भी आपकी फैंस हैं, तो जरा इस बात का ख्याल रखें कि कोई ऐसी बात किसी महिला के लिए ना कहें जो अभद्र भाषा से लेस हो। वैचारिक मतभेद और बहस अपनी जगह है, लेकिन विचार रखने के नाम पर आपत्तिजनक टिप्पणी हद पार करने जैसी हो जाती है। और इसी हद पार करने के एवज में बंद हुआ अभिजीत का ट्विटर अकाउंट। टीम न्यूज नेशन। भारतीय सेना के मेजर लितुल गोगोई को अपने ट्वीट में सही ठहराना और कुछ लोगों के साथ सख्त सलूक किए जाने की हिमायत करने वाली भारतीय जनता पार्टी के सांसद परेश रावल को भी ट्विटर से आखिरकार चेतावनी मिल ही गई है। परेश रावल ने अपने लेटर हेड पर एक खत लिखकर जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ट्विटर ने परेश रावल से मेजर गोगोई को लेकर किए गए एक ट्वीट को डिलीट करने को कहा है, लेकिन परेश रावल का कहना है कि वो उस ट्वीट को डिलीट नहीं करेंगे जिसमें उन्होंने लेखिका अरुंधति रॉय के ऊपर टिप्पणी की थी, भले उनका अकाउंट बंद कर दिया जाए। परेश रावल ने यह भी कहा है कि वो किसी भी कीमत पर अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट नहीं करेंगे, वो भारतीय सेना के साथ खड़े रहेंगे। कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान के बड़े झूठ का पर्दाफाश उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान के एक टेलीविजन चैनल पर पाकिस्तान के ही आईएसआई में काम करने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात का खुलासा किया कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में गिरफ्तार नहीं किया गया था, बल्कि ईरान में पकड़ा गया था और वहां से उन्हें पाकिस्तान लाया गया।
जाहिर सी बात है, इससे पाकिस्तान के दोहरेपन को सामने उजागर करने में और ज्यादा सहूलियत मिलती है। यह बात अलग है कि पाकिस्तान के तमाम लोग इस दावे को झुठला रहे हैं। उनका कहना है कि दरअसल आईएसआई के इस वरिष्ठ अधिकारी की बातों को जोड़ तोड़ कर दिखाया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि पाकिस्तान के लोग खुद अपनी ही मीडिया पर कई सवाल भी खड़े कर देते हैं। कुलभूषण जाधव को ईरान से पकड़ा गया था। ये वो तथ्य या सच है जिसे हिंदुस्तान कुलभूषण जाधव की नाजायज गिरफ्तारी के वक्त से दोहरा रहा है। भारत ने बार बार कहा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जाधव को ईरान की सरहद के अंदर गिरफ्तार किया और उसे गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान ले आए, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इस सच को नकारा और अब पाकिस्तान के इसी झूठ का पर्दाफाश हो गया है। पाकिस्तान में एक डिबेट के दौरान आईएसआई के पूर्व अधिकारी अमजद शोएब के मुंह से निकल गया कि कुलभूषण को आईएसआई ने ईरान से उठाया था। कुलभूषण हमने वहां से पकड़ा, क्या पाकिस्तान ने कोई शोर मचाया? यहां से कोई आवाज उठी? भारतीय नेवी से रिटायरमेंट के बाद कुलभूषण जाधव ने ईरान में अपना बिजनेस शुरू किया था और बिजनेस के सिलसिले में कुलभूषण काफी वक्त ईरान में ही बिताता था। भारत ने यही सच इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने भी रखा था, लेकिन कुलभूषण को फांसी देने पर आमादा पाकिस्तान लगातार इस सच को झूठ करार देता रहा और अब पाकिस्तान का ये झूठ सामने आ गया है। पाकिस्तान की जितनी आर्गुमेंट्स की जड़ है, उसका आर्गुमेंट्स का जो बुनियाद था उसकी जड़ ही काट दी है इस स्टेटमेंट से। साथ ही साथ आप ध्यान में रखो कि ईरानियन सरकार ने भी कहा है कि वो कुलभूषण बिजनेसमैन है और ईरान के में छा बाहर से बिजनेस कर रहा था। इसी की पुष्टि जर्मन एम्बेसडर ने भी की। जिस अमजद शोएब ने टीवी पर यह सच उगल दिया, वो पाकिस्तानी फौज में लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए थे और आईएसआई के साथ भी लंबे वक्त तक जुड़े रहे। इन्हीं वजहों के चलते माना जा रहा है कि अमजद शोएब को जाधव से जुड़ी जानकारियों के बारे में मालूमात थी और अनजाने में अपने मुल्क का ये नापाक सच अमजद शोएब ने टीवी पर उगल दिया। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए आपको दिखाएं, पाकिस्तान में हिंदुस्तान की एक बेटी को आखिरकार इंसाफ मिल रहा है। जी हाँ, हमने आपको यह खबर दिखाई थी कि हिंदुस्तान की एक बेटी उज़्मा, जो कि धोखे से उसकी शादी पाकिस्तान में कर दी गई थी, इस धोखाधड़ी को जब उजागर करने के लिए उसने भारतीय उच्चायोग में शरण ली थी, तो उसके बाद पाकिस्तान के हाई कोर्ट में यह मामला चल रहा था। पाकिस्तान के हाई कोर्ट ने अब यह फैसला दिया है कि उज़्मा को बाइज्जत हिंदुस्तान पहुंचाया जाए और उसके साथ साथ वाघा बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए उसे सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए। ऐसा माना जा रहा है कि उज़्मा अगले 48 से 72 घंटे के बीच में हिंदुस्तान वापस पहुंच सकती है। आखिरकार ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में कोर्ट कभी कभी सही फैसले भी देते हैं। पाकिस्तान में फंसी हिंदुस्तान की बेटी डॉक्टर उज़्मा को आखिरकार अदालत से इंसाफ मिल ही गया। अपने वतन लौटने के लिए उज़्मा अदालती फैसले का इंतजार कर रही थी। पाकिस्तानी मीडिया में आई खबरों की माने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने न सिर्फ उसे हिंदुस्तान जाने की इजाजत दी है, बल्कि सरकार को यह आदेश भी दिया है कि वाघा बॉर्डर तक पाकिस्तान की सरकार उज़्मा को सुरक्षा भी मुहैया कराए। उज़्मा के इस दर्दनाक सफर का आगाज उस वक्त हुआ था जब उसे ताहिर नाम के एक पाकिस्तानी से प्यार हो गया था। उज़्मा के परिवार के मुताबिक पाकिस्तान के नागरिक ताहिर से उसकी मुलाकात मलेशिया में हुई थी। मलेशिया में उज़्मा और ताहिर दोस्त बने और पाकिस्तान घूमने के बहाने ताहिर ने उज़्मा को बुलाया। जब उज़्मा पाकिस्तान पहुंची तो बंदूक की नोक पर ताहिर ने उससे शादी की। उज़्मा को पाकिस्तान पहुंचकर ही पता चला कि ताहिर पहले से ही शादीशुदा था। बहुत खुशी हुई है जान के कि उज़्मा के कोर्ट के ऑर्डर हो गए वहाँ से आने के वापसी के। बहुत टेंशन हो रही थी उसको लेके हमें, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने पूरी हमारी हेल्प करी है और मतलब उम्मीद से ज़्यादा हेल्प करी है हमारी। सुषमा स्वराज जी के भी वहाँ से ऑफिस से फ़ोन आए हैं, लगातार हमें अपडेट मिलती रही है उसकी जो डेट हुई है उसके लिए भी, और उन्होंने बताया था कि यहाँ से हमने स्पेशल जज वकील भेजा है उज़्मा के लिए, तो उससे हमें काफ़ी सहारा मिला है और तसल्ली मिली है, सुकून मिला है। उज़्मा पर अत्याचार किया जाने लगा और एक दिन मौका पाकर उज़्मा इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन जा पहुंची, जहां भारतीय हाई कमीशन के अधिकारियों ने उज़्मा को शरण दी। इस बीच ताहिर की शिकायत पर पुलिस ने उज़्मा के ऊपर नकली वीजा पेपर के इस्तेमाल का इल्जाम लगा दिया और खुद को बेकसूर साबित करने के लिए उज़्मा को अदालत तक जाना पड़ा। अदालत में फिजूल आरोप लगे, झूठी कहानियां गढ़ी गईं, लेकिन आखिरकार जीत सच की हुई और माना जा रहा है कि अगले 48 घंटों के अंदर देश की ये बेटी वतन लौट आएगी।
उजमा को आखिरकार न्याय मिला। उसके वतन वापसी का रास्ता अब साफ है। जल्दी उजमा अब अपनों के बीच होगी। वीडियो सुभाष चंद के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। क्या पूरा का पूरा शहर हाईजैक हो सकता है? सुनकर शायद आपको भी यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिलीपींस में कुछ ऐसा ही हुआ है। फिलीपींस में कट्टरपंथियों ने पूरे शहर को अपने कब्जे में ले लिया है। हालात इतने नाजुक हैं कि फिलीपींस के राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अपनी मुलाकात बीच में ही छोड़ी और फिलीपींस वापस लौट गए। ये हैं वो तस्वीरें जिन्होंने फिलीपींस जैसे उदार देश में मार्शल लॉ लगवा दिया। फिलीपींस की मरावी सिटी के चप्पे चप्पे पर कट्टरपंथी गुटों के हथियारबंद लड़ाके काबिज हैं और इन कट्टरपंथियों ने मरावी सिटी को एशिया पैसिफिक में इस्लामिक स्टेट का हेडक्वार्टर घोषित कर दिया है। मरावी सिटी में हालात इतनी तेजी से बेकाबू हुए कि फिलीपींस के राष्ट्रपति दुर्तेतु को मास्को में व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात बीच में छोड़कर वापस वतन लौटना पड़ा और वतन लौटने के साथ ही मरावी सिटी में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, जिसके बाद फिलीपींस की आर्मी ने शहर को चारों ओर से घेर लिया। शहर की बिजली काट दी गई और पानी तक रोक दिया गया। मरावी सिटी में यह आपातकाल लागू होने की वजह थी कट्टरपंथी इस्निलॉल हापिलोन की गिरफ्तारी की कोशिश। अलकायदा से जुड़े रहे हापिलोन को गिरफ्तार करने के लिए सुरक्षा बल मरावी सिटी पहुंचे थे। हापिनोल की गिरफ्तारी रोकने के मकसद से मुस्लिम बहुल इलाके से माते आतंकी मरावी में घुस गए और गोलीबारी शुरू हो गई। मरावी सिटी में पिछले 24 घंटे से लगातार गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है। मौते आतंकियों ने शहर के बड़े अस्पताल, चर्च और कॉलेज को अपने कब्जे में ले लिया है। घरों की छतों पर माते आतंकी काबिज हैं और इन्हीं के हालात के चलते मरावी सिटी से लगातार लोगों का पलायन हो रहा है। दुर्तेते के लिए कट्टरपंथियों का यह विद्रोह एक बड़ी चुनौती है। फिलीपींस में धार्मिक उदारता है, लेकिन 2005 के बाद से यहाँ भी कट्टरपंथ ने अपनी जड़ जमा ली और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि एशिया पैसिफिक में पहली बार इस्लामिक स्टेट ने अपनी बड़ी मौजूदगी दर्ज करा दी है। टीम न्यूज नेशन। और अब खबर उत्तर प्रदेश में, जहां आज बड़े पैमाने पर आयकर विभाग के छापे पड़े हैं। इन छापों में छोटे अफसरों से लेकर आईएएस के अधिकारी तक निशाने पर रहे। मैनपुरी से लेकर नोएडा तक और उसके बाद गाजियाबाद तक आयकर के छापे पड़ते रहे। आइए आपको दिखाते हैं काले धन के पीछे पड़े आयकर विभाग की इन छापों से क्या क्या निकल कर आ रहा है। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, मैनपुरी, मेरठ। उत्तर प्रदेश में आज पूरे दिन बड़े सरकारी अफसरों पर आयकर विभाग के छापे सुर्खियों का सबब बने रहे। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के एडिशनल सीईओ विमल शर्मा के 3 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापे मारे। इस छापेमारी में क्या मिला, इसका खुलासा नहीं किया गया, लेकिन नोएडा समेत गाजियाबाद और मैनपुरी में विमल शर्मा के मकानों पर रेड की गई। हम आपको बता दें कि विमल शर्मा समेत बागपत के पूर्व डीएम हरिनाथ तिवारी और मेरठ की आरटीओ ममता शर्मा पर भी आयकर के छापे पड़े। हरिनाथ तिवारी फिलहाल यूपी स्वास्थ्य विभाग में निदेशक हैं। विमल शर्मा भी गाजियाबाद और फिरोजाबाद के डीएम रह चुके हैं। वहीं लखनऊ और नोएडा में विशेष सचिव कारागार सत्येंद्र कुमार सिंह के घरों पर भी छापे मारे गए। आय से ज्यादा संपत्ति या आय छिपाने के शक के चलते आयकर विभाग ने उत्तर प्रदेश में 15 ठिकानों पर एक ही दिन छापेमारी की है और इस छापेमारी की जद में 2 आईएएस और 1 पीसीएस और 5 सरकारी बाबू आए। टीम न्यूज नेशन। कभी कभी जिंदगी कुछ ऐसी चीजें आपके सामने लाकर रख देती है जिसे देखकर आपको यकीन हो जाता है कि न सिर्फ इंसानियत हमारे बीच है, बल्कि हम दरअसल वो जीते जागते इंसान हैं जो आज मशीन नहीं बन चुके हैं। ये कहानी है ललिता की। ललिता एक एसिड अटैक की विक्टिम है, लेकिन राहुल को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। राहुल ने एक बार फोन पर ललिता से बात की और फिर धीरे धीरे ललिता को पसंद करने लगा और राहुल ने आखिरकार ललिता से शादी की। हम सब जानते हैं कि एसिड अटैक विक्टिम बहुत कुछ झेलते हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन ललिता के लिए अगर यह दिन बहुत अहम है तो राहुल की भी तारीफ करनी होगी कि आखिरकार उसने अपनी मोहब्बत को उस अंजाम तक पहुंचाया जो बहुत सारे लोग हसरत में रखते तो हैं लेकिन उसे पूरी नहीं कर पाते। पहले दिल मिले और फिर जिंदगियां भी। मुंबई की ये लव स्टोरी और फिर शादी का जिक्र आज हर किसी की जुबान पर है। एसिड अटैक विक्टिम ललिता के शादी का जोड़ा पहनने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है।
ललिता ने 4 महीने पहले अपने रिश्तेदार को फोन लगाया था, लेकिन रॉन्ग नंबर लग गया और फोन मिल गया राहुल को। राहुल और ललिता के बीच कुछ दिन बातचीत हुई और जब दोनों मिले तो राहुल ने ललिता से शादी करने का फैसला कर लिया। शादी के इस लाल जोड़े और मांग में भरे सिंदूर ने मानो ललिता की गम से भरी जिंदगी में खुशियों का उजाला ला दिया। ललिता के ऊपर 4 साल पहले उसी के एक रिश्तेदार ने तेजाब फेंक दिया था। ललिता की जिंदगी तो बच गई, लेकिन उसका चेहरा झुलस गया था और तभी से ललिता उदास रहने लगी थी। लेकिन राहुल के साथ ललिता की खुशियां लौटी हैं और इस तोहफे के लिए ललिता ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती नहीं थकती। तो कभी नहीं हो रहा था कि मेरी शादी होएगी। एक्चुअली मेरे कभी मतलब पता ही नहीं चला कि मेरी शादी होगी, लेकिन अब पता चला कि शादी हुई है मेरी। ललिता की शादी में दूसरे एसिड अटैक विक्टिम्स के साथ ही साथ बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबरॉय भी आए थे। विवेक ओबरॉय ने ललिता और राहुल को एक फ्लैट गिफ्ट किया और दुआ की कि राहुल की तरह दूसरे नौजवान भी एसिड अटैक विक्टिम्स का हाथ थामे। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि छोटी बहन की शादी हुई और मैं आके इसे कुछ सपोर्ट कर पाया और प्यार दे पाया और आशीर्वाद दे पाया। रब ने बना दी जोड़ी। ललिता और राहुल की कहानी को देखकर कुछ ऐसा ही लगता है। टीम न्यूज़ नेशन।